हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 308 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि आपका है क्वार्टर जोड़, मतलब क्वार्टर जॉइंट के ऊपर। इससे के पहले के लेक्चर में हमने जो क्वार्टर जॉइंट है उसकी अभिकल्पना के बारे में डिस्कस किया था। एक क्वार्टर जॉइंट की जो डिज़ाइन है उसके बारे में हमने वीडियो लेक्चर बनाया था और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के 2014 ईयर्स में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका 30 किलो न्यूटन अक्षीय भार के लिए दो मृदु इस्पातों को जोड़ने के लिए क्वार्टर जोड़ की अभिकल्पना कीजिए। अधिकतम अनुमेय तनन प्रतिबल 50 मेगापास्कल, कर्तन प्रतिबल 35 मेगापास्कल और संलग्न प्रतिबल 90 मेगापास्कल है। अभिकल्पित जोड़ का मुक्त हस्तचित्र बनाइए। आगे था डिजाइन ए क्वार्टर जॉइंट टू कनेक्ट टू माइल्ड स्टील रोड्स फॉर एन एक्सियल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन, मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस 50 मेगापास्कल, शीयर स्ट्रेस 35 मेगापास्कल एंड अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेस 90 मेगापास्कल। ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ द डिजाइन जॉइंट। तो हमने जब इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था क्वार्टर जॉइंट के बारे में, तो हमने ये देखा था कि जो भी क्वार्टर जॉइंट है वो किन्हीं भी दो जो आपकी रोड हैं जो सह अक्षीय होती हैं, मतलब कोएक्सियल होती हैं, उनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इस पर आपका तनाव बल भी कार्य करता है और इस पर आपका कंप्रेसिव मतलब संपीड़न बल भी कार्य करता है। तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पी मतलब कितना बल या कितना भार आरोपित हो रहा है वो दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन। सिग्मा टी की बात करें जो आपको होती है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, वो आपको दी है 50 मेगापास्कल। 50 मेगापास्कल और 1 मेगापास्कल में आपका 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, क्योंकि मेगा की जगह हम 10 की घात 6 रखें, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो नीचे भी 10 की घात 6 और मेगा में भी 10 की घात 6 आती है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो 1 मेगापास्कल की जो वैल्यू होती है वो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर आती है। टॉ आपको दिया हुआ है अनुमेय कर्तन प्रतिबल, मतलब परमिसिबल शीयर स्ट्रेस, जो कि आपको दी है 35 मेगापास्कल, 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और आपको एक संलग्न मतलब ये होता है अवभंजन या इसको हम बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, वो आपको दी है 90 मेगापास्कल यानी 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको ये तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन से पहले हम एक बार जो क्वार्टर जॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्वार्टर जॉइंट का डायग्राम होता है। इसमें जो मेन अवयव होते हैं वो सबसे पहला अवयव आपका होता है ये क्वार्टर। क्वार्टर एक आपका रेक्टेंगुलर पीस होता है जो कि एक तरफ से टेपर होता है। तो दूसरा पार्ट होता है इसका सॉकेट और तीसरा पार्ट इसका होता है आपका स्पीगोट, ये वाला स्पीगोट। तो जनरली होता क्या है, ये स्पीगोट और ये जो सॉकेट हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर स्लॉट में होते हैं और उनके बीच में ये आपका क्वार्टर को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये मेन इसके अवयव होते हैं। तो एक एक करके हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि इस जो क्वार्टर जॉइंट में प्रयुक्त जितने भी आपके अवयव हैं उनकी डायमेंशन, उनकी विमाएँ ज्ञात करने के लिए, जैसे सपोज ये दो रोड हैं आपकी जो दोनों रोड को जोड़ता है, जो उसका डायमीटर हमने मान लिया d है। उसके बाद d1 आपको दिखता है, ये जो d1 है ये सॉकेट का बाहरी व्यास है। इसके बाद ये जो d2 है ये आपका जो स्पीगोट होता है, इस स्पीगोट का व्यास है। उसके बाद आपको ये दिखता है ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस जो भी आपका सॉकेट एंड से लेके क्वार्टर तक की दूरी है वो a से दिखाई जाती है। उसके बाद ये जो आपकी विड्थ है ये आपकी विड्थ b है जो कि क्वार्टर की है। इसकी क्वार्टर की लेंथ हम मान लेते हैं l है, क्वार्टर की लेंथ ये पूरी l है। इसकी थिकनेस जो कि बोर्ड के इस प्लेन ऑफ पेपर के पीछे की तरफ है वो उसकी थिकनेस t मान लेते हैं। c डिस्टेंस आपको दी हुई है। c डिस्टेंस आपका जो भी ये स्पीगोट का कॉलर है और ये जो आपका क्वार्टर है यहाँ तक की दूरी होती है। ये आपका सॉकेट कॉलर होता है जिसका बाहरी व्यास b4 है और इसका आंतरिक व्यास आपका स्पीगोट के बराबर होता है। फिर आपको ये दिखता है ये कॉलर। इसके बाद आपको ये चीज़ दिखती है कि जो कि कॉलर है जिसको हम बोलते हैं स्पीगोट कॉलर, इसका व्यास d3 मान लेते हैं। तो ये कुल मिला के सारी डायमेंशंस हैं और इन्हीं डायमेंशंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी डायमेंशंस हैं वो उस अवयव की तनन में स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, कर्तन में स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, या
आपकी अवभंजन मतलब क्रशिंग में स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, इसके डिपेंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, P, D, D1, D2, D3, ये सब वैल्यूज़ आपको लिखी हुई हैं और एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सॉकेट तथा स्पीगोट जोड़ की विभिन्न विमाओं को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अवयव का विभिन्न दशाओं में सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। विभिन्न दशाओं में सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है जो कि निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका रोड है उसके डायामीटर की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो रोड में जो बात करें तो रोड के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स काम करता है। तनन में रोड का सामर्थ्य है तो उसके लिए सबसे पहले जो रोड है उसका क्रॉस सेक्शनल, हमने पहले भी आपको ये बताया था कि कभी भी डिज़ाइनिंग करते हैं या सामर्थ्य निकालते हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है सामर्थ्य निकालने के लिए, एक आपका प्रतिरोधी क्षेत्रफल और दूसरा आपका अनुमेय तनन प्रतिबल। तो इन दोनों अनुमेय तनन प्रतिबल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है और प्रतिरोध क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो प्रतिरोध क्षेत्रफल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रतिरोध क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जिस पर ये उस भार का प्रतिरोध करता है और जनरली ये मिनिमम एरिया होता है, क्योंकि मिनिमम एरिया हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मिनिमम एरिया के फेल होने के चांसेस वहाँ से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मिनिमम एरिया होती है स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये प्रतिरोध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस रोड का डायमीटर कैसे निकाला जाए तो रोड का डायमीटर हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। π/4d², ये रोड का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र हो जाता है और सिग्मा टी इसकी अनुमेय तनन प्रतिबल। तो निम्न समीकरण से हम रोड का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम रोड का व्यास इस कैलकुलेशन से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम रखें इस इक्वेशन में तो P आपका दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन, किलो की जगह 10⁻³ रखा। π/4d², सिग्मा टी आपका था 50 न्यूटन पर mm², ये 50 हमने रखा है न्यूटन पर mm² में, तो इसलिए यहाँ से जो d कैलकुलेट हो गया है आएगा वो आपका mm में आएगा। तो जब आप इस इक्वेशन से d को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर आता है लगभग 28 mm। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, इस जॉइंट पर अगर 30 किलो न्यूटन का भार लगता है तो जो शाफ्ट का या जो रोड है उसका डायमीटर आपका 28 mm होना चाहिए। तो ये सबसे पहले कैलकुलेशन होगी आपकी डी किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं आपका D2, और D2 का मतलब था आपका जो भी स्पीगोट था, D2 का मतलब जो आपका स्पीगोट था उसका डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ से आपको दिखता है ये स्पीगोट है जो कि आपका सॉकेट के अंदर जाता है और सॉकेट के अंदर जाते ही ये जो स्लॉट है ये स्लॉट में आपका क्वार्टर इंसर्ट होता है, ये वाला जो स्लॉट है इसमें क्वार्टर इंसर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रतिरोध क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतिरोधी क्षेत्रफल इस P, अगर यहाँ पे तनन प्रतिबल लग रहा है तो इसका प्रतिरोधी क्षेत्रफल इसके अनुप्रस्थ काट यहाँ से लिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम क्षेत्रफल देखना है तो मिनिमम क्षेत्रफल आपका ये होगा। इसके अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि बीच में जो है जो इसकी है वो उसकी थिकनेस के बराबर आपका ये दिखेगा सामने से। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो स्पीगोट में अगर तनन में सामर्थ्य निकाला जाता है तो इसका एरिया π/4d², तो पूरे का एरिया होगा और इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं तो -d2 और इंटू टी, क्योंकि ये टी थिकनेस में ही आपका जो है क्वार्टर इंसर्ट हुआ होता है। तो टी जगह ये खाली होते ही ये बिल्कुल खाली मतलब जहाँ पे आपका स्पीगोट का पदार्थ नहीं होता, यहाँ पे आपका केवल क्वार्टर का पदार्थ होता है। क्योंकि हम स्पीगोट के सामर्थ्य की बात करते हैं तो स्पीगोट का कितना एरिया वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट होकर आता है स्पीगोट का, और यहाँ से हम अगर सामर्थ्य की बात करें तो सामर्थ्य के लिए ये तो एरिया हमने कैलकुलेट किया और उसको हमने सिग्मा टी से गुणा कर दिया। तो यहाँ से हम ये लिखा हुआ है समीकरण से स्पीगोट का व्यास D2 ज्ञात किया जा सकता है। साधारणतः क्वार्टर की जो मोटाई T है वो D2/4 रखी जाती है। तो इसको चलो कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो अभी हमने बात की तो स्पीगोट का व्यास D2 तथा क्वार्टर की मोटाई T, उपरोक्त में जो आपका समीकरण था ये वाला था, हमने ये T बराबर D2/4 रखा। तो D2/4 रखते ही यहाँ पे केवल एक अननोन बच जाता है D2, और इस D2 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आपका आता है 34 mm। अगर D2 आपका 34 mm है तो D2 34 mm होते ही जो T है वो आपका हो जाता है D2/4 जो कि 34/4 जो कि आपका होता है 8.5 mm। तो अगर हम तनन में इसके सामर्थ्य की बात करें स्पीगोट की, तो तनन में जो डायमीटर है वो 34 mm होना चाहिए और ये आपका 8.5 mm होना चाहिए। परंतु जो स्पीगोट है उसका सामर्थ्य तनन में भी होता है, क्योंकि वो तनन में भी फेल हो सकता है
वो आपका क्रशिंग में भी फेल हो सकता है। तो अब हमें क्या करना होता है कि ये भी जो भी D2 डायमीटर और ये T थिकनेस है, ये तनन में तो ठीक है 34 mm और 8.5 mm सेफ है, लेकिन क्रशिंग में अगर हम ये वैल्यूज़ रखते हैं तो भी क्या ये सक्सेस हो पाती है, तो इसलिए हमें पहले उसको क्रशिंग में चेक करना होता है। तो क्रशिंग में हम कैसे चेक करते हैं? क्रशिंग में हम इस प्रकार से चेक करते हैं। क्रशिंग में हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए D2 तथा T मान के लिए स्पीगोट का अवभंजन प्रतिबल ज्ञात करने पर स्पीगोट का अवभंजन, ये इक्वेशन कैलकुलेट होकर आती है। अवभंजन का मतलब ये कि जो स्पीगोट का अवभंजन मतलब क्रशिंग जनरली वहाँ होती है जहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल आपस में रबिंग करते हैं। तो अगर हम एक बार डायग्राम में हम देखें, डायग्राम में हमने ये डिस्कस किया था, ये आपको डायग्राम दिखता है, ये डायग्राम में हम देखें तो ये आपका स्पीगोट का पदार्थ होता है और बीच में आपका जो होता है ये कोटर का पदार्थ होता है। तो कभी भी दो पदार्थों में आपस में रबिंग होती है तो वहाँ पे क्रशिंग होने के चांस हो जाते हैं। तो क्रशिंग एरिया निकालने के लिए जो दोनों का कॉमन एरिया होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें क्रशिंग एरिया तो ये होगा और ये एरिया आपको होता है D2 इंटू में T। तो D2 इंटू में T आपका क्रशिंग एरिया हो गया। हमने डिज़ाइनिंग में भी इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रशिंग में ये इक्वेशन यूज़ की जाती है। तो एक इक्वेशन में अगर D2 हम 34 ले रहे हैं और T अगर हम 8.5 ले रहे हैं तो सिग्मा सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली, सिग्मा सी की वैल्यू आपकी आती है 103.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब अगर D बराबर 34 mm है और T बराबर 8.5 mm है तो उस समय उस स्पीगोट में जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो 103.8 के बराबर आती है। परंतु जो स्पीगोट का पदार्थ है उसके लिए जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो वैल्यू आपको दी हुई है 90, मतलब 90 से ऊपर जाते ही वो फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब 103 अगर ये आती है तो इस डायमीटर पे ये फेल होने के चांस हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो वो दी हुई स्ट्रेस से हमेशा अगर ज़्यादा आती है तो नुकसानदायक है और कम आती है तो आपकी डिज़ाइन सेफ़ है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि सिग्मा सी का मान दिए गए मान 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक है। अतः यदि D2 बराबर 34 mm और T बराबर 8.5 mm लिया जाएगा तो स्पीगोट एंड अवभंजन क्रशिंग में असफल हो जाएगा। अतः D2 तथा T की अभिकल्पना सही नहीं है। तनन में तो ठीक है D2 और T की वैल्यू, लेकिन वो क्रशिंग में सही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू रखते ही स्ट्रेस 103 पहुंच जाएगी जो कि 90 से ज़्यादा हो जाएगी और मटेरियल आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल की कैपेसिटी आपकी केवल 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही हो सकती है। तो इसके लिए फिर हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं अवभंजन में, क्रशिंग में इसी इक्वेशन को दोबारा रखा जाता है। अब क्रशिंग स्ट्रेस हम 90 की लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं कि 90 अगर क्रशिंग स्ट्रेस होगी तो D2 का मान क्या होगा। तो D2 और T की जगह हमने D2/4 रखा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो D2 कैलकुलेट होकर आते हैं 36.5, तो लगभग हमने इसको कंसीडर किया 40 mm। क्योंकि अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो लगभग राउंड फिगर में हम सहूलियत के हिसाब से वैल्यूज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो D2 बराबर 40 mm है तो T बराबर D2/4 होते ही आपका हो जाता है 10 mm। तो अगर 40 mm और 10 mm ने सेलेक्ट किया तो ये तनन में तो सेफ़ हैं ही, क्योंकि जो वैल्यू तनन में इसी उससे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही है तो सेफ़ होंगे, और अब ये क्रशिंग में भी आपके सेफ़ हैं। तो D2 बराबर जो स्पीगोट का डायमीटर है वो 40 mm और जो थिकनेस है कोटर की वो 10 mm आपका सेफ़ है। तो ये अभी तक हमने तीन चीज़ों को कैलकुलेट किया, सबसे पहले रोड का डायमीटर, फिर ये D2 स्पीगोट का डायमीटर, फिर आपकी थिकनेस जो कोटर की है वो थिकनेस उसको ज्ञात किया। इसके बाद दोबारा हम बात करते हैं सॉकेट का डायमीटर हमने माना था D1, सॉकेट का डायमीटर हमने माना था D1, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सॉकेट के डायमीटर D1 को कैलकुलेट करने के लिए तनन में हम सॉकेट का सामर्थ्य देखते हैं। तो जब भी सॉकेट का या किसी भी अवयव का आप सामर्थ्य देखते हो तो सबसे पहले रेजिस्टिंग एरिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम को, या सबसे पहले हम ऊपर वाले डायग्राम को देखें, ऊपर वाले डायग्राम में हम सॉकेट का रेजिस्टिंग एरिया देखें तनन के लिए, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस के लिए सॉकेट। तो ये देखो ये ऊपर वाला ये सॉकेट है, इसके बीच में स्पीगोट है और इसके बीच में आपका कोटर है। तो अगर हम इसका मिनिमम देखें एरिया सॉकेट का तो मैक्सिमम जो भारी व्यास है वो D1 है, भारी व्यास यहाँ से D1 है, आंतरिक व्यास इसका D2 है, तो और π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, और बीच में भी आपका ये कोटर है तो इसका एरिया भी हम माइनस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये क्रॉस सेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये डायग्राम आपका क्रॉस सेक्शन व्यू जो होगा
ये क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये जो डायमीटर है आपका, ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, ये इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट या स्पिगोट, क्योंकि इस सॉकेट और स्पिगोट में इंसर्ट होता है, और बीच में जो आप ये देखते हो यहाँ पे आपका क्वार्टर है। तो केवल और केवल हम सॉकेट वाले पदार्थ की बात करें तो ये सॉकेट वाला पदार्थ आपका ये वाला होगा डैश डैश डैश, क्योंकि हम सॉकेट का सामर्थ्य देखते हैं तो पदार्थ भी सॉकेट का ही, यानी जो एरिया है वो सॉकेट वाले पदार्थ का ही होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिंग एरिया कैलकुलेट करें तो पहले पूरा एरिया आपका हो जाता है π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, और उसमें से आपने ये दो चीज़ों को माइनस करोगे तो d1 माइनस d2 इंटू टी, तो ये एरिया हुआ। इस एरिया को हम सिग्मा टी से गुणा करते ही आपको सामर्थ्य मिलता है। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है, उपरोक्त समीकरण से हम d1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो d1 का मान ज्ञात करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सॉकेट का बाहरी व्यास है d1, उसको इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि d2 हमने कैलकुलेट किया था 40 mm, t हमने कैलकुलेट किया था 10 mm। इनके वैल्यूज़ जब यहाँ रखते हैं तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होती है, एक द्विघात समीकरण बनता है। ये द्विघात समीकरण आपका होता है, और इसमें जो रूट्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो उसका फॉर्मूला ये होता है -b, तो -b यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो इसलिए प्लस हो गया, -b होता है, और ये प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -4ac, तो -4a की वैल्यू 1 हो गई, और c मतलब -1854.6, तो यहाँ माइनस के साथ रखा जाता है। तो अगर हम बात करें इसके लिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसके रूट निकालने के लिए जो x होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इस सूत्र से हम इसके रूट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से इसके रूट कैलकुलेट होके जो पॉजिटिव वैल्यू है वही कंसीडर होती है, तो ये लगभग आपका आता है 50 mm। तो जो सॉकेट का व्यास है या जो सॉकेट का बाहरी व्यास है वो आपका आ जाता है लगभग 50 mm के बराबर। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो क्वार्टर है, क्वार्टर की थिकनेस हमने 10 mm कैलकुलेट कर ली थी। अब क्वार्टर की अगर विड्थ की बात करें तो क्वार्टर की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टर का सामर्थ्य देखा जाता है। कर्तन में अगर क्वार्टर के सामर्थ्य की बात करें, क्योंकि क्वार्टर सॉकेट में भी और स्पिगोट ये दोनों के बीच में होता है, तो जब बल लगेंगे तो जो फेल होने के चांसेस इस प्रकार होंगे। जब क्वार्टर फेल होगा तो इसका एक हिस्सा स्पिगोट की तरफ जाएगा, दूसरा हिस्सा इसका सॉकेट की तरफ जाएगा, और जो ये एरिया आपको दिखता है यही आपका शियर एरिया है। क्योंकि इसको डबल शियर एरिया इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे भी शियरिंग होगी और यहाँ पे भी शियरिंग होगी, तो डबल शियर होता है। शियर एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये विड्थ आपकी b है, ये विड्थ आपकी t है, तो यहाँ से b इंटू टी शियर एरिया हो गया। तो 2 से गुणा करते ही डबल शियर का एरिया मिल जाता है, और इस एरिया को आप कर्तन यानी टाउ से गुणा करते ही आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्वार्टर का सामर्थ्य कर्तन में हम इस समीकरण से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी हो b की, उपरोक्त समीकरण से b को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें b को कैलकुलेट करने की, क्वार्टर की चौड़ाई b, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे 2b कैलकुलेट करना है, t 10 mm हमने कैलकुलेट कर लिया था। टॉ आपकी शियर स्ट्रेस होती है जो कि 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहाँ से b की वैल्यू भी आपकी mm में कैलकुलेट होके आती है। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आती है 43 mm। तो यहाँ से b की वैल्यू को भी हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो आपका D4 है, D4 हमने कंसीडर किया था जो कि आपका सॉकेट कॉलर था। D4 है जो आपका सॉकेट कॉलर था, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। ऊपर अगर हम डायग्राम में चलें, सॉकेट कॉलर, ऊपर अगर हम डायग्राम में बात करें, ये वाला जो है ये सॉकेट कॉलर है, और इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर आपका था D4। तो इसमें भी अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग करें सॉकेट कॉलर की, तो इस D4 को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। D4 को हम नीचे दिए हुए के समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अभी हमने हम डायग्राम देखा तो D4 आउटर डायमीटर था, और जो ये सॉकेट के बीच का डायमीटर था जो कि स्पिगोट का था वो D2 था, और इन टू में हम उसकी थिकनेस जो कि आपकी क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टर कितनी थिकनेस में आपका डला हुआ है उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा।
ये सॉकेट, ये स्पिगोट, सॉकेट कॉलर जिसका व्यास D4 था, ये आपका स्पिगोट जो D2 था, और यहाँ पे आपका थिकनेस था जो कि क्वार्टर की थिकनेस T से दिया जाता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपकी D4 माइनस D2 इंटू T से कैलकुलेट होकर आती है। तो यहाँ पे अगर P की बात करें तो प्रतिरोध क्षेत्रफल और अनुमेय अवमंजन प्रतिबल, तो यहाँ पे सिग्मा C, इस इक्वेशन से हम D4 को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि D2 हमें पता है और T भी हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कैलकुलेशन आपकी सॉकेट का जो कॉलर है उसका व्यास D4 हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमने सब कुछ डिज़ाइन करते वक्त देखा था, तो आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो इससे पहले वाला लेक्चर जो क्वार्टर की डिज़ाइन है उससे भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू रखते ही D4 की वैल्यू आपकी लगभग 75 mm के बराबर आ जाती है। तो ये कॉलर है जो इस सॉकेट का, उसकी बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी आपका C को कैलकुलेट करना है। C हमने कैलकुलेट किया था, C की बात अगर हम करें, C हमने माना था, ये ऊपर डायग्राम की बात करें, इस C को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये डायग्राम हम देखें, इस C को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये जो C है, C को हमने माना था जो कि आपका स्पिगोट कॉलर से लेके जो भी आपका क्वार्टर है वहाँ तक की दूरी है C है। तो ये जो C है ये जनरली स्पिगोट है। तो C को कैलकुलेट करने के लिए जो स्पिगोट है वो शीयर में क्या सामर्थ्य होती है वहीं से ही कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि जैसे ही हम एक P यहाँ लगाएंगे तो इसका जो क्वार्टर वाला है, क्वार्टर वाला जो स्पिगोट का एंड है, तो ये आपका इस तरफ स्लाइड करेगा। तो इसको अगर हम डायग्राम से नीचे की तरफ देखें तो इसका जो डायग्राम होगा ये भी डबल शीयर में होगा। स्पिगोट जो है एंड वो भी आपका एक तरह से डबल शीयर में होगा। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं, ये D4 आपका था, ये D2 था और ये आपका था डिस्टेंस C। तो यहाँ से अगर हम इसके एरिया की बात करें, क्योंकि ये आपका पीछे की तरफ भी एरिया होगा, डबल शीयर होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया D4 माइनस D2, तो ये एरिया तो D4 माइनस D2, मतलब एक डिस्टेंस ये चाहिए, ये डिस्टेंस अगर हम एक इसको कैलकुलेट करें तो ये D4 माइनस D2 बाई 2, ये भी D4 माइनस D2 बाई 2 और इन 2 से कर देंगे C से, तो ये एरिया और ये एरिया हमें टोटल मिल जाता है। तो डबल के लिए हम 2 टाइम्स इसको एक को कैलकुलेट किया तो पीछे वाले के लिए 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एरिया हुआ, और इस एरिया को हमने कर्तन प्रतिबल से गुणा कर दिया तो हमें ये स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है। तो ये इस इक्वेशन से हम जो C है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें C को कैलकुलेट, क्योंकि D4 हमने कैलकुलेट किया 75, D2 आपका 40 था, यहाँ से C और टॉ आपका 35, तो यहाँ से C की वैल्यू आपकी आ जाती है 12 mm के बराबर। इस C के बाद अगर हम बात करें A की, A कर्तन में स्पिगोट एंड का सामर्थ्य है, क्योंकि स्पिगोट एंड का जो सामर्थ्य था, स्पिगोट एंड कहाँ था ये एक बार हम दोबारा आपको दिखाएं। स्पिगोट एंड का सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए ये आपका स्पिगोट का एंड था, ये A डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे भी ये शीयर में इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी डबल शीयर होगा, क्योंकि इस स्पिगोट का कुछ हिस्सा इस T थिकनेस के अंदर होगा और आगे और पीछे दोनों तरफ इसकी स्लाइड होते हुए जाएगा। तो अगर हम एक बार डायग्राम से देखें तो A को कैलकुलेट करने के लिए जो स्पिगोट एंड है, A को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि A हमने सामने से देखा था स्पिगोट का डायमीटर D2 है और ये जो आपका स्लॉट में से स्लॉट है उसमें से आपका स्लाइड कर जाता है। तो अगर हम इसका एरिया देखें, ये वाला, इसके पीछे भी एरिया होगा, क्योंकि जो स्लॉट के बीच में से ही जो है स्पिगोट आपका शेयर होता जाएगा, तो डबल शेयर में होगा। तो एक एरिया आपको दिखता है A इंटू में D2 और उसके पीछे की तरफ ये वाला बैक साइड में जो एरिया होगा वो उसको 2 टाइम्स करने से टोटल हमें प्रतिरोधी क्षेत्रफल रेजिस्टिंग एरिया मिल जाता है। और इस एरिया को हम कर्तन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो टॉ से गुणा करते ही आपकी सामर्थ्य मिलती है कर्तन में। तो इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हम A को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से A को ज्ञात किया जा सकता है जो कि निम्न प्रकार से है। यहाँ से इस इक्वेशन से हमने A की वैल्यू को ज्ञात किया जो कि A बराबर 10.7 जो कि 11 mm के बराबर कैलकुलेट होके आती है। तो किसी भी अवयव की डिज़ाइन करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो अवयव है वो किस किस कंडीशन में फेल हो सकता है। तो ये बात हुई A की।
इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपकी कॉलर है उसकी थिकनेस, हमने जो स्पीगॉट के कॉलर की थिकनेस की बात की थी, ये कॉलर था, इसके साथ आपका ये जुड़ा हुआ था स्पीगॉट, ये अगर डायग्राम हम देखें, और ये स्पीगॉट सॉकेट के अंदर था, यहाँ था। तो जैसे ही देखो अगर यहाँ पे बल लगेगा पी रोड के ऊपर, तो इसकी शेयरिंग कैसे हो सकती है कि ये जो पूरा का पूरा स्पीगॉट है इस बीच वाले होल में से निकल के बाहर की तरफ आ जाए। तो ये जो बीच वाला होल है यही आपका शेयरिंग में रेजिस्टिंग एरिया होता है। ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है यही आपका रेजिस्टिंग एरिया होता है शियर में। तो कॉलर के लिए इस एरिया की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस एरिया की ज़रूरत पड़ने के लिए कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। तो ये एरिया अगर हम देखें तो ये एरिया जो कि D2 डायमीटर है और इसको थिकनेस T1 से गुणा किया तो D2 इंटू टी, D2 मतलब व्यास है, इसकी परिधि पाई इंटू D2 हो जाती है और T1 इसकी थिकनेस। तो ये पूरा एरिया जो गोल है, सर्कुलर एरिया है, ये आपको दिखता है पाई इंटू D2 इंटू T1। ये रेजिस्टिंग एरिया हो गया। इस रेजिस्टिंग एरिया को हमने शियर स्ट्रेस टॉ से गुणा किया तो मुझे जो ये स्पीगॉट जो कॉलर है उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है कर्तन में, मतलब शियरिंग में। तो इस इक्वेशन से हम T1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम T1 को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि D2 हमें पता है और टॉ हमें पता है। तो यहाँ से T1 कैलकुलेट होकर आता है आपका 8 mm के बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीगॉट जो कॉलर है, स्पीगॉट कॉलर का व्यास D3 कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि अभी हमने देखा था स्पीगॉट कॉलर है, यहाँ से हम डायग्राम देख सकते हैं। तो इसका रजिस्टिंग एरिया पहले अगर देखें, इसका रजिस्टिंग एरिया, तो ये तो स्पीगॉट कॉलर, इसके बीच का जो था वो आपका स्पीगॉट था और ये वाला जो है वो एक रजिस्टिंग एरिया हो जाएगा। तो अवभंजन में अगर हम देखें तो ये एरिया आपका π/4, अवभंजन का मतलब ये है क्योंकि ये आपका स्पीगॉट है, स्पीगॉट कॉलर है और ये स्पीगॉट है, तो इनके बीच में अगर रबिंग होगी तो ये एरिया आपका रबिंग एरिया होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए π/4 D3 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इनटू हमने किया सिग्मा C। तो ये वैल्यू रखते ही यहाँ से D3 का मान आता है आपका 45 mm। तो D3 हमने जो माना था कि जो स्पीगॉट कॉलर है उसका व्यास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि आपका 45 mm आएगा। उसके बाद बात की जाती है कि जो कॉटर है उसकी लेंथ की, कॉटर की हमने देखा था, ये इस तरह से आपको कॉटर देखा था। तो यहाँ से तो आपको B दिखती है और ये जो है ये इसकी लेंथ होती है। तो लेंथ जो होती है वो जनरली 4D के बराबर ली जाती है। D जहाँ पे रोड का व्यास, अगर रोड का व्यास D है तो जनरली जो कॉटर की लेंथ है वो 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ रोड ली जाती है। तो L बराबर 4D से हम यहाँ से लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि D हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था जो कि 28 mm के बराबर आया था। तो ये वैल्यू आपकी 112 mm। और एक और डायमेंशंस थी E आपका था जो भी आपका इस सॉकेट का एंड था और कॉटर इनके बीच की दूरी। तो ये भी याद करने के लिए है, जो E बराबर है वो 1.2 टाइम्स ऑफ D लिया जाता है। तो यहाँ से ये वैल्यू रखते ही आपका जो आंसर आता है वो 34 mm आता है। तो एक एक करके हमने इसमें देखा कि किस तरह से कोई भी जो क्वार्टर जॉइंट होता है उसमें विभिन्न जो अवयव हैं या कंपोनेंट हैं उनकी डायमेंशंस किस किस प्रकार निकाली जाती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके सामर्थ्य की समीकरण पता होना चाहिए। तनन में क्या सामर्थ्य है उसका, शियर मतलब कर्तन में क्या सामर्थ्य है और अवभंजन में क्या सामर्थ्य है। अगर ये तीनों हमने कैलकुलेशन ढंग से लिख ली तो उसके बाद हम डिज़ाइन आराम से कर सकते हैं।